गुड मॉर्निंग। मैं सोनाली राज। दोस्त, आज के सेशन में हम लोग इजराइल पर हुए खूंखार आतंकवादी हमले के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं इजराइल पर हुए आतंकी हमले के सच के बारे में। एक ऐसा देश जहां का प्रत्येक नागरिक अपने देश की सेना के लिए काम करता हो, जिस देश की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता, जिसकी खुफिया एजेंसी मोसाद, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के बाद दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी हो, जिसके एक नागरिक मारे जाते हैं तो वो 10 नागरिकों को मारता है। यदि 10 मारे जाते हैं तो 100 को मारता है, 100 मारे जाते हैं तो 1000 को मारता है। यदि उसके 1000 नागरिक मारे जाते हैं तो वो बदले में 1 लाख नागरिकों को मारता है। जी हाँ, ये खूबी है पश्चिम एशिया के छोटे से देश इजराइल की, जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है। इजराइल यहूदी बहुल देश है, अर्थात इजराइल में यहूदी धर्म को मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। अभी हाल ही में फिलिस्तीन के गाजा पट्टी नामक स्थान के खूंखार आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया हुआ है। आइए इस हमले को विस्तार से जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तारीख 7 अक्टूबर, दिन शनिवार, और सुबह का टाइम 6 बजा हुआ था। इजरायली नागरिक, शनिवार का छुट्टी का दिन था, तो अपनी छुट्टियां मना रहे थे। वो अपने त्यौहार को मनाने की तैयारी में लगे हुए थे और साथ ही कुछ इजरायली नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने एक कानून लाया हुआ है जिसका नाम है ओवरराइड कानून। यह कानून इजराइल की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर रहा था, जिसका इजरायली नागरिक विरोध कर रहे थे। इसके विरोध में वो इजराइल की सेना को भी छोड़ रहे थे, अर्थात सेना की जो नौकरी है उसको भी छोड़ रहे थे। हमास के लिए यह बहुत ही बेहतरीन मौका था। हमास ने इजराइल पर जल, थल, वायु तीनों तरफ से एक साथ हमला किया था। उसने इजराइल पर 5000 मिसाइल के गोले दागे थे, जिसमें से इजराइल का बहुत ही मजबूत माना जाने वाला एक सिस्टम है आयरन डॉम्स। उसने जो है 5000 में से 4500 गोलों को तो हवा में ही मार दिया, लेकिन 500 गोले इजराइल की सीमा पर जाकर गिरे, जो इजराइल की तबाही का बहुत बड़ा कारण बने। आयरन डॉम की एक खामी ये थी कि यह गोलों को काउंट नहीं कर पाता था और इस कमी को आतंकवादी अच्छे से जान गए थे। यह हमला बहुत ही सोच समझ कर किया गया था इजराइल पर। दोस्त, इस हमले में अब तक की अगर हम ताज़ा जानकारी की बात करते हैं तो 1300 से ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। यदि फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के हमास और वहाँ के नागरिकों की बात करते हैं तो 3000 से भी ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं। हमास आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों को सरेआम गोलियों से भून दिया, घर में घुस कर, जिसमें महिलाएं, बच्चे और विदेशी नागरिक भी शामिल थे। बहुत सारे लोगों को बंधक भी बना लिया गया। आइए जानते हैं आखिर कौन सा देश किस देश के साथ खड़ा है। अभी हालिया में दुनिया जो है यूक्रेन और रूस के वार को भूली नहीं थी, तभी जो है हमास और इजराइल के बीच दूसरा युद्ध शुरू हो गया है। इससे दुनिया जो है 2 खेमों में बट गई है। एक तरफ जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, यूरोपीय देश और UAE ये सभी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान, कतर, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये सब, और इसके अलावा 22 जो अरब लीग के देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वो सभी जो है हमास का समर्थन कर रहे हैं, यानी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं आखिर विवाद की वजह क्या है। आखिर ये हमला हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर क्यों किया। ये हमला जो है किसी ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं किया गया था, बल्कि ये हमला जो है धर्म के लिए किया गया था। एक प्रकार से ये धर्म युद्ध है। देखा जाए तो विवाद की जो जड़ है वो है अल-अक्सा मस्जिद। अल-अक्सा मस्जिद जो कि यरूशलेम में स्थित है। अल-अक्सा मस्जिद को लेकर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म के लोग अपना अपना दावा ठोकते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं कि मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में जो तीसरी सबसे पवित्र जगह है वो है यरूशलेम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद। और ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के बैतलहम में हुआ था, इसलिए ईसाई भी इसे जो है अपनी पवित्र जगह मानते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म के लोग मानते हैं कि जो है यहूदी धर्म के प्रवर्तक अब्राहम, पैगंबर अब्राहम ने जो है यहूदी धर्म की शुरुआत यही यरूशलेम से ही की थी। तो
अलावा हमास ने जो हमला किया है इसका एक कारण ये भी था कि जो सऊदी अरब और इजराइल दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में ही एक समझौता हुआ था जिसका नाम था अब्राहम समझौता, जिसके तहत सऊदी अरब और इजराइल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सऊदी अरब में मक्का और मदीना जैसा पवित्र स्थान है इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए। तो यदि सऊदी अरब इजराइल एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो इसका मतलब है कि बहुत सऊदी अरब के साथ बहुत सारे जो इस्लामिक देश हैं वो भी इजराइल के करीब आ जाते, और जब वो करीब आ जाते तो हमास को फंडिंग बंद हो जाती, उसे पैसा मिलना बंद हो जाता। इस वजह से भी वो चिढ़ा हुआ था, इस वजह से भी उसने इजराइल पर हमला किया। और साथ ही अभी कुछ महीने पहले जो है अल-अक्सा मस्जिद पर जो है इजराइल की जो सेना थी उसने तलाशी अभियान चलाया था और थोड़ी सी झड़प भी हुई थी जिसमें कुछ फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे। इसका भी बदला लेने के लिए भी हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया है। दोस्त, इजराइल ने हमास द्वारा किए गए इस आतंकी हमले को युद्ध करार दिया और एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन स्पॉट। और इसके विपरीत हमास ने इजराइल से युद्ध करने के लिए, मतलब युद्ध लड़ने के लिए भी ऑपरेशन चला रखा है जिसका नाम है ऑपरेशन अल-अक्सा। चलिए थोड़ा सा इजराइल के इतिहास की तरफ देखते हैं, आखिर यहूदी धर्म का इतिहास क्या रहा है। यरूशलेम, सारा विवाद जो है इसी स्थान को लेकर है, यानी ईसाई मुस्लिम और यहूदी तीनों जो है अपना अपना दावा यरूशलेम पर जताते हैं। यदि हम यहूदी धर्म की बात करते हैं तो यहूदी धर्म की जो शुरुआत हुई है वो 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। कहने का मतलब यहूदी धर्म का जो इतिहास रहा है वो 3500 साल पुराना रहा है और यहूदी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो 2500 साल से लड़ रहे हैं। यहूदी धर्म के यदि हम संस्थापक या प्रवर्तक की बात करते हैं, यहूदी धर्म के जो प्रवर्तक थे वो पैगंबर अब्राहम थे। पैगंबर अब्राहम ये यहूदी धर्म के संस्थापक थे और पैगंबर अब्राहम के ही बेटे थे जिनका नाम था आइजैक। आइजैक जो है पैगंबर अब्राहम के बेटे थे और इनके जो पोते थे यानी पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम था याकूब। इनको जैकब भी कहा जाता है, जैकब। याकूब का ही दूसरा नाम था इजराइल। याकूब के कुल 12 बेटे और एक बेटी थी। ये सभी जो है 12 कबीलों में बंट गए थे। याकूब ने, जिनका नाम दूसरा नाम इजराइल था, इन्होंने अपने सभी कबीलों को इकट्ठा किया और इजराइल नामक एक स्वतंत्र राज्य बनाया। याकूब के ही का ही एक बेटा था जिसका नाम था यहूदा के वंशज ही यहूदी कहलाए थे। तो यदि हम यहूदी धर्म के भाषा की बात करते हैं तो यहूदी धर्म के लोगों की जो भाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, वो भाषा है हिब्रू। यदि हम इनके ग्रंथ की, धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं तो यहूदी धर्म के लोगों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो है तनख। बाद में इजराइल पर साउल, ईशाबेल, इसके अलावा सोलेमन जैसे राजवंशों ने शासन किया था। बाद में 931 ईसा पूर्व में जो है असीरियाई आक्रमण हुए, वहीं से जो है सोलेमन के ही शासनकाल में यहूदी धर्म का पतन स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद रोमन आक्रमण हुए 700 ईस्वी के लगभग।
वहां से भी यहूदी धर्म का पतन शुरू हो गया था। यदि हम आधुनिक विश्व की बात करते हैं, चलिए आधुनिक विश्व में चलते हैं और इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बारे में डिस्कस करते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्त। यहूदी धर्म का इतिहास 3500 वर्ष पुराना है। इसके जो प्रवर्तक हैं पैगंबर अब्राहम हैं, उनके बेटे आइजक हैं, उनके पोते का नाम याकूब है, याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। इन्हीं के वंशजों ने याकूब ने ही अपने सभी वंशजों को इकट्ठा किया था और एक स्वतंत्र राज्य इजराइल बनाया था। इनकी जो भाषा है वो हिब्रू है, इनका जो ग्रंथ है वो तनख है। आइए हम लोग थोड़ा सा आधुनिक विश्व की तरफ चलते हैं। जो आधुनिक इजराइल है उसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आखिर इजराइल की उत्पत्ति कैसे हुई। यदि हम आधुनिक विश्व की बात करते हैं तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से लेकर 1918 तक चला था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही यहूदियों के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ था। 1917 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1917 ईस्वी में ब्रिटेन यानी जो अंग्रेज हैं, ब्रिटेन और यहूदी के बीच एक समझौता हुआ था। यहूदी के बीच एक समझौता हुआ था और उस समझौते का नाम था बाल्फोर समझौता। बाल्फोर समझौता। बाल्फोर समझौता। इस समझौते के तहत यहूदी और ब्रिटेन के लोगों के बीच यह बात हुई थी कि यदि ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो वो यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में जो है एक स्वतंत्र देश बनाएगा जिसका नाम इजराइल होगा। लेकिन ब्रिटेन इस समझौते को लागू करने से जो है बचता रहा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त भी हो गया और दुनिया भर के प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो दुनिया भर के यहूदी थे वो फिलिस्तीन में आकर बसने लगे थे। इसके साथ साथ एक आपका 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। वो जाकर 1945 ईस्वी को समाप्त होता है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था अस्तित्व में आती है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था अस्तित्व में आती है तो उसने जो है इस समझौते पर विचार किया और फिलिस्तीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से फलस्तीन पहले एक देश हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा ये मुस्लिम बहुल देश था, यहाँ पर यहूदी भी रहते थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, यूएनओ के द्वारा, ध्यान दीजिएगा यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है फलस्तीन को 2 भागों में बांट दिया गया। वो भाग कौन कौन से हैं, इजराइल और दूसरा भाग था फलस्तीन। ये आज तक देश नहीं बन पाया। जो यहूदी बहुल इलाका था वहां पर जो है इजराइल नामक एक देश बना दिया गया। आइए देखते हैं जमीन का बंटवारे के बारे में। 44% जमीन इजराइल को दे दी गई थी फलस्तीन नामक देश से ही, और 48% जमीन जो है फलस्तीन के ही पास थी। 8% जमीन जो है यूएनओ की टेरिटरी बना दिया गया। यूएनओ की टेरिटरी बना दिया गया यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में रखा गया। यरूशलेम, ध्यान दीजिएगा यरूशलेम यहीं पर है। यरूशलेम 8% जमीन पर ही है यरूशलेम, जिसे लेकर तीनों धर्म के लोग अपना अपना दावा रखते हैं। जब बंटवारा हुआ 44% जमीन किसके पास आई, इजराइल के पास आई। 48% जमीन फलस्तीन के पास चली गई और 8% जमीन को जो है यूएनओ की टेरिटरी बना दिया गया जो यरूशलेम में ही है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में रखी गई है ये जमीन, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेनाएं हैं वो यहीं पे तैनात हैं, यरूशलेम में ही तैनात है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यूएनओ का ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये जो समझौता था, ये जो अरब के देश थे उनको पसंद नहीं आया।
1963 ईस्वी को यानी 1963 को 6 अरब देशों ने मिलकर इस पर आक्रमण कर दिया। 6 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल पर यानी 6 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया 1963 ईस्वी में। इजराइल एक छोटा सा देश, कहाँ 6 अरब देश। तो इजराइल का साथ देता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस यानी पश्चिमी देशों ने, और इजराइल युद्ध को जीत जाता है। तब से लेकर अब तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार जंग जारी है। जितनी बार युद्ध होता है इजराइल फिलिस्तीन के जमीन पर लगातार कब्जा करता जाता है। यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, आइए देख लेते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति, यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, इजराइल फलस्तीन, वर्तमान स्थिति के अनुसार फलस्तीन के पास मात्र 12% जमीन बची है। बाकी सारी जमीन जो है इजराइल के पास चली गई है। 80% जमीन जो है इजराइल के पास आ गई है। 8% जमीन जो है यूएनओ के पास है, यूएनओ के टेरिटरी है, जहां पे शांति सेनाएं जो है तैनात है। यदि दोस्त हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, यदि क्षेत्रफल की, हाँ, इजराइल अस्तित्व में कब आया था, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इजराइल देश बना था 1 मई 1948 को, यानी भारत से 1 साल पहले, ये जो है 1 साल बाद आजाद हुआ है, अस्तित्व में आया है। इसका जो क्षेत्रफल है इजराइल का वो 20,770 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। और जो फलस्तीन का क्षेत्रफल है वो 6,020 वर्ग किलोमीटर है, मात्र 6,020 वर्ग किलोमीटर है। इसके पास मात्र 12% जमीन है और सारी जमीन किसके पास चली गई है, इजराइल के पास चली गई है। और ध्यान दीजिएगा फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो 365 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरे भाग में आपका वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक और एवं यरूशलेम, पूर्वी यरूशलेम, पूर्वी यरूशलेम। चलिए, इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 6,020 वर्ग किलोमीटर है। जो जमीन बची है वो मात्र 12% बची है। इजराइल के 2 पार्ट हैं, गाजा पट्टी जिसका क्षेत्रफल मात्र 365 वर्ग किलोमीटर है, जो हमास नामक खूंखार आतंकवादी संगठन है जिसने 7 अक्टूबर दिन शनिवार को इजराइल पर हमला किया हुआ था, वो गाजा पट्टी का ही है, ठीक है। हमास नामक आतंकवादी संगठन ये गाजा पट्टी का ही है, जो कि फिलिस्तीन में आता है। और इसके अलावा वेस्ट बैंक है और इधर पूर्वी यरूशलेम है, ठीक है। 8% में जो है यूएनओ का कब्जा है। ये तो रही वर्तमान स्थिति। आइए जानते हैं हम लोग भारत और इजराइल के बीच संबंध क्या रहे हैं। इजराइल पर जब हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना देर किए हुए कहा कि भारत की जनता इजराइल के साथ है, इस दुख की घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। कांग्रेस यानी नेहरू का जब शासन था तब इजराइल और भारत के बीच संबंध जो थे वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि नेहरू ने कभी भी खुलकर इजराइल का समर्थन नहीं किया था। नेहरू डरते थे यदि हम इजराइल का समर्थन कर देंगे तो अरब देश हमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने आवश्यकता का जो तेल था वो हम अरब देशों से ही खरीदते थे, क्योंकि तेल का उत्पादन वहीं पे होता है। तो और अरब देशों की इजराइल से दुश्मनी थी, इसलिए नेहरू ने और कांग्रेस ने जो है कभी खुलकर इजराइल का साथ नहीं दिया। लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, तो उन्होंने 2017 में इजराइल की यात्रा की थी। मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान समय में इजराइल और भारत एक दूसरे के बहुत ही गहरे दोस्त हैं, क्योंकि हमारी जो परिस्थितियां जो हैं वो समान हैं, वो हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। इजराइल हमेशा से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा है, वो आतंकवाद से पीड़ित रहा है, और भारत भी हमेशा आतंकवाद से पीड़ित रहा है। ज़्यादातर हथियार रूस के बाद हम इजराइल से ही खरीद रहे हैं।
अभी हाल में ही G20 दिल्ली में जो है G20 की बैठक हुई थी, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ था दोस्त। वो महत्वपूर्ण समझौते का नाम था, G20 का सबसे महत्वपूर्ण समझौता था IMEC। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं IMEC। इस समझौते को जो है रूस, चीन, चाइना की काट के लिए लाया गया था। IMEC का मतलब होता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह एक, इस समझौते के तहत जो है एक आर्थिक भारत का यूरोप तक पहुंचने के लिए एक आर्थिक गलियारा बनाने की बात हुई थी, और ये जो रास्ता है वो सऊदी अरब से होकर जाता। ठीक है।